डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2002 का सॉल्यूशन। और ये पार्ट 6 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से 60 सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है कांस्टेंट इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन एन अनचार्ज मतलब चार्ज्ड सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा कितना होगा। अब क्योंकि हमें प्रेशर निकालना, तो प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि किसी एक सरफेस चार्ज पर या सरफेस कंडक्टर पर कुछ फोर्स लग रही होगी, वो कब लगेगी, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक्ट कर रही है। तो सिंपलिसिटी के लिए मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट हमारे पास दो प्लेट है जिस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और लेट इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर कुछ फोर्स लगा रही है। तो लेट फर्स्ट प्लेट है ये, सेकेंड प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट प्लेट की जो होगी इट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और लेट इस पर चार्ज है क्यू, तो जो फोर्स होगा किस पर, सेकेंड प्लेट पर फर्स्ट प्लेट की वजह से, वो हो जाएगा क्यू इंटू में ई। ठीक है, क्यू इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड को आप सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए। अभी सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि इस वाले को चार्ज को हम रिप्लेस करेंगे सिग्मा इंटू, चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा इंटू में एरिया इंटू में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया फोर्स। अब इसको यहाँ पर ले आओ नीचे, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि प्रेशर वही तो होगा। तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आंसर इसका करेक्ट होगा ऑप्शन 2, सिग्मा स्क्वायर अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होगा ए और बी के बीच में। देखो पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड हो C1 C2, तो उनके लिए जो फॉर्मूला होगा सीरीज के लिए कैपेसिटेंस का, C इक्विवेलेंट, देखो दोनों किस में, सीरीज में, तो हम 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लगाएंगे। ये सीरीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर मान लो सिर्फ दो ही हैं तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसके अलावा अगर पैरेलल में दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, लेट C1 C2, तो पैरेलल के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा पैरेलल का C1 प्लस C2। और जो आपको रेजिस्टेंस के लिए पता है उसका उल्टा आपको करना होता है यहाँ पर। तो फिलहाल हमें ये देखना पड़ेगा कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। और ये पहचानने के लिए आप ये देखो कि चार्ज किस में सेम है। एक्चुअली सीरीज में जब कैपेसिटर कनेक्टेड हो तो चार्ज सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। तो अगर आप ये देखो कि यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट इनके बीच में कोई जंक्शन नहीं आ रहा है, तो जो चार्ज इसमें रहेगा वही चार्ज इसमें भी रहेगा। तो दोनों किस में आ गए, ये दोनों सीरीज में, यानी कि 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड सीरीज में आ जाएंगे। तो सीरीज के लिए तो ये फॉर्मूला है। एक चीज मैं और बता दूं, मान लो दोनों कैपेसिटेंस अगर इक्वल है, मतलब जो यहाँ पर कनेक्टेड है, अगर दोनों इक्वल हो गए तो C.C अपॉन 2C, C से C तो C/2, यानी कि जब दो कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्टेड है इक्वल कैपेसिटर, तो उनका इक्विवेलेंट किसी एक का आधा आएगा। तो जब आप 2 और 2 को निकालोगे ना, तो 2 और 2 का इक्विवेलेंट आएगा 1। कैसे, आप ये कह सकते हो कि C इक्विवेलेंट वो आएगा C2 इंटू 2 अपॉन में 2 प्लस 2, यानी कि 4 अपॉन में 2, यानी कि 2। तो वही मैं कह रहा था, यहाँ पर जो भी कैपेसिटर आएगा वो किसी एक के, जो भी जैसे 2 है तो इनका इक्विवेलेंट 2 ही आएगा, किसी एक के बराबर आता है। यहाँ पर ये 4, नीचे भी 4 आएगा, तो ये आ जाए कितना, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1। तो 2 और 2 का कितना आ गया 1, यानी कि जब भी दो इक्वल कैपेसिटर कनेक्टेड है सीरीज में, तो इक्विवेलेंट किसका है, कितना आएगा, किसी एक का आधा कर दो। तो 2 और 2 का आधा कर दिया, 1 आ जाएगा। अब जब इसको अब आप भूल जाओ, इसको बस ये सोच लो कि यहाँ पर अब आपके पास एक सिंगल कैपेसिटर कनेक्टेड है जिसकी अमाउंट है, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोफैराड। इसको भूल जाओ भी, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ पर ये 1 और 1, ये दोनों आप देखोगे, ये दोनों मिलेंगे आपको पैरेलल में। जब आप पैरेलल का सोल्व करोगे तो 1 + 1 फॉर्मूला, मतलब C1 + C2 फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल के लिए, तो कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। यानी कि मैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सभी के लिए बता देता हूँ। ये 1 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, और इनको सोल्व करके जो भी आएगा वो यहाँ पर रहेगा इस तरह से। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो 2 माइक्रोफैराड ये आ जाएगा। फिर से आप देखो
टू और टू सीरीज में है, मतलब वही इनिशियल वाली कंडीशन आ गई। जब दो और दो सीरीज में होंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, दो और दो का सीरीज का, जैसे यहाँ पर हमने करा था ना, मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 1 माइक्रोफेराड, और इस 2 को और इस 2 को सोल्व करने से कितना आएगा, 1। ये बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले वाला किया था। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब 1 किस में आ गए, दोनों पैरेलल में। पैरेलल भी आप फॉर्मूला लगाएंगे C1 + C2। तो इसका मतलब जो ए और बी के बीच का नेट कैपेसिटेंस आएगा 1 + 1 यानी कि 2 माइक्रोफेराड। नेट आंसर आएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लेते हैं। लेट इनके बीच का एरिया ए है और सेपरेशन डी है, तो इनका जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है C0 ϵ/A/d। ये तब है जब वैक्यूम है इसके बीच में, या फिर मान लीजिए यहाँ पर कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने नहीं डाला है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ϵ/A/d। ए एरिया, डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। अभी बोल रहे हैं कि सेकंड केस में क्या हो रहा है, डिस्टेंस हाफ कर रहे हैं, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो पहले जितनी हुई थी उसका आधा कर दिया है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डाल दिया यहाँ पर। तो होता है ये कि जो जब आप किसी कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दोगे तो जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स हो जाएगा जितना भी पहले था। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, के टाइम्स तो हो जाएगा, लेकिन जो फॉर्मूला लिखेंगे मैं ऐसे लिखेंगे, डी की जगह पर आएगा d/2, क्योंकि डिस्टेंस भी तो हाफ कर दिया है। तो मैं इसको C0 ना बोल के C' बोल देता हूँ। उसका फॉर्मूला हो गया ϵ/A/d/2। के की वैल्यू कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डबल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर पहले डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था तो इसको मैं मान के चलता हूँ कि पहले हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रहा होगा के ϵ/A/d। लेकिन अब नया जो कैपेसिटेंस होगा उसके के डैश कर रहे हैं, तो के डैश की वैल्यू कितनी है, के डैश की वैल्यू है 2k, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डबल किया जा रहा है। तो के डैश की वैल्यू 2k लिखो, ϵ/A/2, ये 2 इसके साथ जाएगा, तो 2 × 2 = 4, के ϵ/A/d। अब ये जो पुराना कैपेसिटर रहा होगा उसके इक्वल हो गया 4c। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नया कैपेसिटर है, इसको आप न्यू कह लीजिए, इसको मैं यहाँ पर न्यू बोल देता हूँ, जो न्यू कैपेसिटर है वो 4 टाइम्स हो जाएगा जितना पहले था, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेसिस्टिविटी। तो आपने ये रिलेशन तो पढ़ा होगा, R = ρL/एरिया। R मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रो उसकी रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, L लेंथ ऑफ वायर और A है एरिया। तो रो को आप ऐसे लिख सकते हैं, R × एरिया/लेंथ L। ध्यान रहे यहाँ पर जो A है ये एम्पियर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एम्पियर को। तो V = IR होता है। अब R को आप क्या लिख सकते हैं, V/I, और यहाँ पर एरिया/लेंथ L। देखिए आप I को चेंज मत करो, लेकिन V को इस तरह से चेंज कर लो कि आप उसको MLT में ला सको। तो आपने पढ़ा होगा W = Q × V होता है, और I = होता है Q/T। ठीक है, तो V को मैं W/Q से रिप्लेस करूँगा, और Q को मैं लिख लूँगा I × T। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा एम्पियर में आंसर आ जाएगा। तो रो V को हम क्या लिख रहे हैं, W यानी कि वर्क डन I × T। ये तो सिर्फ V को लिखा है, इसके अलावा 1/I भी है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हम लिखेंगे, लेंथ का भी लिखेंगे। अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, ml² T-2। वर्क डन मतलब एक तरह की एनर्जी, तो ml² T-2 डिवाइडेड बाय, देखो I और I 2 बार है, I² हो जाएगा। I² को मैं क्या लिखूंगा, एम्पियर का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये एम्पियर का स्क्वायर है। फिर यहाँ पर टाइम है तो उसका T, और यहाँ पर एरिया L² और नीचे L। तो L से एक L तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रो = आएगा, देखो M तो यहाँ पर एक ही बार आ रहा है, m⁻1, फिर L² और एक L ही है तो L की क्यूब हो जाएगा ये। फिर T-2 और T ऊपर जाकर के T-3 बनेगा, T-3, और एम्पियर का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A⁻²। तो ये आएगा डायमेंशन फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, ml³ T-3 A-2
यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट रहेगा। इसको करने के और भी तरीके हो सकते थे, आप कैसे भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55 है, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द नर्व्स द मैन, मतलब कि अगर मान लीजिए नर्व से हम इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं नर्व्स में, तो पर्सन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द नर्व, it interferes the conduction of the impulse in the nerves and the man will become insensitive to pain. The nerves will get numb and weakened due to the electric force. The nerve tissue provides some resistance to the current but not much. This can result in severe damage, amnesia, seizure or even a respiratory arrest. तो जो मैन होगा वो एक्साइटेड फील करेगा। इसका मतलब है कि जब आप करंट को पास करवाओगे नर्व से, तो उसमें जो मैकेनिकल सिस्टम है आपके, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब फेल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। हालांकि जो नर्व टिश्यू होंगे वो उस करंट का अपोज तो करेंगे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपोज नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएगी बॉडी में, और जो पर्सन है वो झटका लगता है, एक्साइटेड हो जाता है उस समय तुरंत। सो इसमें बेस्ट आंसर रहेगा इज एक्साइटेड। क्वेश्चन नंबर 56 है, फ्यूज वायर की आपको प्रॉपर्टी बतानी है। देखो, फ्यूज वायर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए किसी ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा करंट आ जाए, तो जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो अदर अप्लायंसेज होते हैं वो खराब होने से बच जाते हैं। तो फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो एक बात तो श्योर है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका रहेगा। अब रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, रेजिस्टेंस इसका रहना चाहिए हाई। देखो, अब फ्यूज वायर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। हाई रेजिस्टेंस, लो मेल्टिंग पॉइंट, सो दैट इट प्रिवेंट करंट हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू। वही जितनी पास होना चाहिए उतना ही हो, ज़्यादा आए तो फ्यूज खराब हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, अप्लायंसेस खराब नहीं होने चाहिए। सो लो मेल्टिंग पॉइंट विल लेट इट टू ब्रेक व्हेन हाई करंट पासेस, यानी कि हम इसमें ऐसा मटेरियल इंसर्ट करते हैं ताकि अगर ज़्यादा करंट हो तो वो मटेरियल पिघल के वहीं पर फ्यूज खराब हो जाए, मतलब कि करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा और अप्लायंसेस बच जाएंगे खराब होने से, थ्रू इट बिकॉज ऑफ हीट जनरेटेड। इसके अलावा जो फ्यूज वायर होता है उसको लेड और टेन के एलॉय से मिल करके बनाया जाता है, मिला करके बनाया जाता है, क्योंकि जो ये एलॉय बनेगा लेड और टेन से मिलके, इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 57 है, इफ अ कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक 0.1% लॉन्गर, द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखो, अगर मान लीजिए लेंथ में जो परसेंटेज चेंज है वो कितना, 0.1%, तो जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, वो 0.1 का जस्ट डबल होगा। तो आंसर आ जाएगा 0.2, यानी कि ऑप्शन 1। लेकिन ये आएगा कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम में अगर आप बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो डायरेक्टली ध्यान रखना, जो भी है 0.1 मतलब कुछ भी हो उसका जस्ट डबल कर दो, वही रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अभी आएगा कैसे वो समझाते हैं। देखो, मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई वायर है जिसकी लेंथ एल है, ए एरिया है, तो उसके लिए जो रेजिस्टेंस है वो रहा होगा रो एल अपॉन में एरिया। नाउ अब इसकी लेंथ इंक्रीज की जा रही है, लेकिन जब इसकी लेंथ इंक्रीज करेंगे तो जो एरिया होगा वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर और यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। अब लेंथ कितनी चेंज कर रहे हैं वो पहले समझ लेते हैं। जो एल डैश है वो जितना भी पहले था उसका 0.1% इंक्रीज किया हुआ है, यानी कि 0.1 अपॉन में 100 एल। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 0.1 यानी कि 100.1 एल अपॉन में 100। ये न्यू लेंथ आ गई आपकी, एल डैश हो गया 100.1 अपॉन में 100 इंटू में एल। ठीक है, अब एरिया भी पता कर लेते हैं, एरिया कितना हो जाएगा। तो देखो, वॉल्यूम फर्स्ट केस में और सेकंड केस में इक्वल है, तो मैं कह सकता हूँ एरिया, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू में लेंथ, यानी कि एरिया इंटू लेंथ बराबर होगा ए डैश एल डैश के। ए डैश पता करना है कि कितना हो जाएगा, मतलब न्यू एरिया, तो ए के टर्म में वो भी ए एल ए डैश एल डैश कितना हो गया, वो 100.1 एल अपॉन में 100, और एल से एल कैंसिल कर देते हैं, तो ए डैश कितना आ जाएगा, ए डैश आएगा 100 अपॉन में 100
100.1 इंटू में एरिया, मतलब जो नया एरिया वो होगा 100/100.1 इंटू में ए। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो जो आर डैश है यानी कि नया रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, तो वो आएगा आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन में ए डैश, यानी कि रो एल डैश की वैल्यू कितनी है, वो है 100.1 एल अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय न्यू एरिया कितना है 100 ए अपॉन में 100.1। तो होगा ये कि देखो यहाँ पर भी ये तो L की वैल्यू मैंने पुट करी है, ये पोर्शन आएगा यहाँ पर और ये आएगा ऊपर। तो देखो ये 100.1 ऊपर जाएगा तो 100.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 100.1 का स्क्वायर अपॉन में ये 100 का स्क्वायर होगा 100 का स्क्वायर इंटू में L यहाँ पर रो अपॉन में एरिया। इसी को आर डैश को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये पूरा 100.1 अपॉन में 100 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 100.1 अपॉन में 100 का स्क्वायर रो एल अपॉन में एरिया। और जब आप 100.1 को 100 से डिवाइड करोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.001 का स्क्वायर इंटू में रो एल अपॉन में एरिया। तो ये आएगा हमारा नया रेजिस्टेंस, लेकिन हमें चाहिए परसेंटेज इंक्रीज, तो वो कैसे निकालें, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस, तो इसको हम लिखेंगे आर डैश माइनस आर अपॉन में आर, क्योंकि हम इनिशियल के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो आप ये देखिए रो एल अपॉन एरिया, इसको आप आर लिख सकते हैं, एक्चुअली मैं ये पोर्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। आर डैश को आप लिख सकते हैं 100 या 1.001 का स्क्वायर इंटू में रो एल अपॉन एरिया मतलब पुराना वाला रेजिस्टेंस। तो आप ये देखो आर डैश अपॉन आर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.001 का स्क्वायर। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ आर डैश अपॉन में आर माइनस के 1, ठीक है, आर डैश अपॉन आर ये हो गया और माइनस के 1, और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो उसमें हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका स्क्वायर अगर मैं करूं पहले तो ये आएगा 1.002,001, जिसको राउंड ऑफ करके मैं 1.002 लिखूंगा। तो 1.002 ये तो हो गया आर डैश अपॉन आर, माइनस कर दीजिए 1 में से और मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 100 में, तो आ जाएगा 0.002 इंटू में 100, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.2 परसेंटेज। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया दिया था कि 0.2% का चेंज आएगा, तो डायरेक्टली ये वाला ध्यान रखना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय मीटर बेस द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज टू एलिमिनेट। देखो मीटर बेस में आपने देखा होगा हम दो रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और इसको इंटरचेंज किया जाता है, क्यों, ताकि एंड एरर एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, टू एलिमिनेट एंड एरर। नेक्स्ट है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इनमें से क्या मेजर करता है, तो आपने गैल्वेनोमीटर कई बार सुना होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसमें इनफाइनाइट सीरीज है, आपको बताने की ए और बी के बीच में कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सेम क्वेश्चन ये NCERT 3.21 यानी कि जो NCERT बुक है उसका 3rd चैप्टर में जो 21st क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, यही सेम क्वेश्चन है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इस तरफ दिया है और कहा है कि ये जो पॉइंट मैं कंसिडर कर लेता हूँ, लेट्स से पॉइंट ए और बी है, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ए और पॉइंट बी के बीच में मैं मान के चलता हूँ कि बैटरी यहाँ पर दे रखी है 12 वोल्ट है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5। तो हमें इस क्वेश्चन में 3.21 में फाइंड करना है कि कितना करंट इस बैटरी से ड्रॉ होगा जब हमारे पास इतना सारा रेजिस्टेंस है और 0.5 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि ए और बी के बीच में, यानी कि अनंत जो पूरा सर्किट है, इन्फिनेटली लॉन्ग सर्किट, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एजम्पशन मान के चलूंगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या एजम्पशन हम लेकर के चलेंगे इस क्वेश्चन में। तो मैं मान के चलता हूँ कि इतना जो पूरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर इन्फिनिटली तक, मैं
इसको इतने पोर्शन में कट कर लेता हूँ, सपोज कीजिए ऐसे, ठीक है। यानी कि इससे पीछे पीछे का जितना भी रेजिस्टेंस है, मैं मान के चलता हूँ कि लेट वो रेजिस्टेंस है आर। तो इसके पीछे का पूरा रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, आर। यानी कि इसी सर्किट को अब मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखो 1 ओम तो है ही है, पॉइंट ए, और ये 1 ओम को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर भी मैंने इसको 1 ओम ही रखा है, और ये है पॉइंट बी। हाँ, इसके पीछे का मतलब इस इतने के पीछे का जितने भी रेजिस्टेंस है, मतलब ये पूरा इधर पूरा का रेजिस्टेंस मैंने इसको आर मान लिया है। तो जो आर होगा, जो भी टोटल, वो मैं कंप्लीट मान करके चल रहा हूँ कि लेट वो कैपिटल आर है, ठीक है। फिर से मैं बता देता हूँ आर मैंने क्या माना है। तो जो भी इतने से पीछे का पूरा सर्किट है, उसको मैंने आर मान लिया, मुझे नहीं पता वो कितना है, ठीक है। तो ये इन्फिनेटली लॉन्ग है। अब देखो सब कुछ सब जैसे ऐसे ही 1 1 यहाँ पर 1, फिर 1 1 यहाँ पर 1, तो सब कुछ एक जैसे ही है। तो यहाँ पर मैंने आर मान लिया। अब देखो ये जो आर है और ये जो आर है, ये दोनों किस में, पैरेलल में। तो अगर इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करूं, तो आर और 1 दोनों पैरेलल में। तो देखो आपको मैं पहले बता देता हूँ, अगर कोई भी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो हम करते हैं R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो यही आता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर R और 1 दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा। देखिए R1 को मैं लिख सकता हूँ पैरेलल जो भी आएगा वो, मैं 1 को ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये पॉइंट ए है। फिर यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों का पैरेलल, मैं भी बताऊंगा कितना आएगा, और ये एज इट इज है, ठीक है, ये भी। तो यहाँ पर मैं सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों को। तो मैंने बताया मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन कर दो, यानी कि R इंटू 1/R+1, R इंटू 1/R+1 आ जाएगा ये। तो इसको यहाँ लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, R/R+1, ठीक है ना। डायरेक्टली मैंने लिख दिया है इन दोनों का, R का और 1 का आ जाएगा R/R+1, क्योंकि इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन करके निकाल सकते हैं। अब देखो ये तीनों ही, अगर मान लो सर्किट से यहाँ से कोई करंट निकला, तो ये तीनों करंट, तीनों में सेम करंट जाएगा इस तरह से। तो इसका मतलब अब इन तीनों को मैं किस में लूंगा, सीरीज में, ठीक है। 1 को R/R+1 को, और 1 को, तीनों में किस में लेंगे, सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज में लेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा, आर इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा, 1 प्लस में, सीरीज में तो डायरेक्टली हम ऐड कर देंगे, प्लस में 1, ठीक है। अब आप देखो ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा, 2, और R/R+1, ठीक है ना। आपको पता है सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस है उनको सबको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। अभी जो आर इक्विवेलेंट होगा, अब देखो मैंने इतना सारे इनफिनिट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर बस एक ही तो बच गया था। जब इतने सब का रेजिस्टेंस आर है, तो उससे थोड़ा सा उसमें आप ऐड कर दो तो क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ भी नहीं। तो इन सब को मतलब आर इक्विवेलेंट को मैं कंसिडर कर लूंगा कि लेट वो आर ही के बराबर है, ठीक है। ये थोड़ी सी अजम्पशन इसमें हमें करनी पड़ेगी। आप ऐसे सोच सकते हो कि मान लीजिए समुद्र है, और समुद्र से आपने एक छोटा सा पानी ले लिया थोड़ा सा गिलास में, तो उस समुद्र के टोटल वॉल्यूम में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा है। इसी तरह से जो पूरा मैंने आर माना था, तो अगर मैं उतने इन तीनों को और कनेक्ट कर दूं, तो वो लगभग आर के ही बराबर होगा। तो आर इक्विवेलेंट को मैंने आर के बराबर मान लिया है, और यहाँ पर ये आगे 1+R/R+1 और 1 और 1 2 हो गया। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, 2 प्लस में R/R+1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे ले लीजिए, तो 2R+2+R, और अपॉन में कितना आ जाएगा, R+1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप यहाँ पर, तो ये आ जाएगा R² प्लस R इक्वल टू 2R+2 प्लस में R। ये R जब दोनों साइड तो कैंसिल आउट होगा, और हमारे पास आएगी इक्वेशन R। मैं इसको इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -2R, और 2 को भी इस तरफ ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, -2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन रही है, जो कि है R² -2R और -2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बता देता हूँ, जिसको मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से, x² + bx + c इक्वल टू 0। तो जो हम x निकालते हैं वो होता है -b
प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2 है। ये आपने क्लास 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए इसको अप्लाई करूंगा, तो यानी कि r इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी, यानी कि r का कोएफिशिएंट कितना है -2। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस कितना आ जाएगा प्लस के 2। ठीक है, ये आ गया +2। अब प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4। फिर -4ac, -4 इंटू में a कितना है 1 है, इंटू सी कितना है माइनस के 2 है। यहाँ पर ये सी होता है ना कंपेयर करने से, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 इंटू आर स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस माइनस अंदर कितना आएगा देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 4 12, तो 12 और नीचे कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2 ओनली। मैं इसको थोड़ा भी ऊपर लिख देता हूँ, तो हमारे पास फाइनली r इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस। और देखो रूट ट्वेल्व को हम किस तरह से लिख सकते हैं, √3 इंटू में 2। अब देखो 2 2 जब 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, अपन में कितना आ गया 2, और जब आप इसको अलग अलग दो को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3, यानी कि r की वैल्यू 1 प्लस माइनस √3 है। अब देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे इसमें हम, ठीक है, तो दो पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पर, एक तो वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस √3, ठीक है, और एक आ जाएगा r इक्वल r डैश 1 माइनस √3, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो जब आप इसमें माइनस करोगे तो 0.732 माइनस का आ जाएगा, तो माइनस वाला हम लेंगे नहीं, इसलिए हम सिर्फ कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइन ओनली। तो r इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 प्लस √3। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर मिल गया कितना 1 प्लस √3, तो ये तो हमारा सोल्व हो गया। अभी हम यहाँ पर करंट भी निकालेंगे, तो R की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस के √3 इंटू में ओम, मतलब ओम यूनिट हो जाएगी, और √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 2.732। तो हो सकता था इस तरह से ऑप्शन ना दे करके वो 2.732 भी दे दे, तो तब भी आपको इस तरह से करना है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। अब जो बचा हुआ पार्ट है हम उसको सोल्व करेंगे, तो मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से हो गया है कि टोटल जो रेजिस्टेंस है आर हमने फाइंड कर लिया है वो है 2.732 ओम, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारी बैटरी है एक 12 वोल्ट की जिसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, तो 12 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए। अब देखिए आपको निकालना है करंट, तो करंट बराबर होगा टोटल ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है, आर टोटल। अब इसकी वैल्यू कितनी है 2.732, और ये इसके साथ जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का उसके साथ रहेगा सीरीज में, तो 12 ईएमएफ अपॉन में 2.732 में प्लस कर दीजिए आप 0.5 को, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आंसर मतलब जो करंट आएगा इट विल बी इक्वल टू 713 एम्पियर, यानी कि 3.713 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले कोशिश की थी ये जो इनफिनाइट रेजिस्टेंस है उसको हमने थोड़ा सा एज्यूम करा था कि ये आर के बराबर होगा, फिर इसको सोल्व किया तो आर की वैल्यू आई हमारी 1 प्लस √3, और 1 प्लस √3 के बाद हमने करंट निकाला ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस करके। तो आई होप कि क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है या कोई और भी डाउट है फिजिक्स में तो आप मुझे उसको शेयर कर सकते हैं, और मैं उस पर एक वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए। धन्यवाद एंड कीप स्टडिंग।